आज का हमारा विषय है कंप्यूटर फंडामेंटल्स और हमारे पास स्रोत के रूप में पूरे 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि हार्डवेयर इतिहास और सॉफ्टवेयर के विकास को समझने का एक शानदार तरीका है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सुनने वालों के लिए बता दूं कि इस प्रश्नोत्तरी सफर में हम एक खास तरीका अपनाएंगे। मैं पहले प्रश्न और उसके चारों विकल्प पढ़ूंगा और फिर आप सही उत्तर और उसके पीछे की जो टिप या विज्ञान है वो समझाएंगी। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है? ए सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी डेटा या डी प्रोग्राम? इसका सही जवाब है बी हार्डवेयर। और टिप ये है ना कि हार्डवेयर में सीपीयू और इनपुट आउटपुट पेरिफेरल उपकरण शामिल होते हैं। मतलब अगर हम इसे ऐसे देखें, हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है और सॉफ्टवेयर उसका दिमाग है ना? हाँ, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। बिना शरीर के दिमाग कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। खैर, दूसरा सवाल, कच्चे डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने वाले उपकरण कौन से हैं? ए स्टोरेज डिवाइस, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट डिवाइस या डी इनपुट डिवाइस? इसका जवाब है डी इनपुट डिवाइस। जैसे कि कार्ड रीडर, कीबोर्ड और लाइट पेन इसके बेहतरीन उदाहरण है। ग्रेट। अब तीसरा सवाल, डेटा को मानव पठनीय रूप में प्रस्तुत करने वाले डिवाइस? ए आउटपुट डिवाइस, बी इनपुट डिवाइस, सी मेमोरी या डी कंट्रोल यूनिट? और इसके लिए टिप है कि वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, जिसे हम VDT कहते हैं, वो एक प्रमुख आउटपुट डिवाइस है। अच्छा। और चौथा सवाल है सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के उपयोग को आसान बनाता है। ए एप्लीकेशन, बी यूटिलिटी, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर या डी डेटाबेस? इसका सही उत्तर सी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। टिप ये है कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कुशलता से चलाने की अनुमति देता है। मतलब ये उस दिमाग और शरीर के बीच का कनेक्शन है। वाह। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। पांचवा सवाल, माइनट मैन मिसाइलों में उड़ान के दौरान गणना के लिए किस कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ? ए वैक्यूम ट्यूब, बी ट्रांजिस्टरकृत, सी सुपर कंप्यूटर या डी हाइब्रिड? जवाब है बी ट्रांजिस्टरकृत कंप्यूटर। टिप यह है कि मिसाइल लॉन्च के भारी दबाव को सहने के लिए इन्हें रग्ड यानी मजबूत और तेज बनाया गया था। मतलब शुरुआत में जरूरत के हिसाब से इनोवेशंस हुए। सही बात है। छठा सवाल, टेलीटाइप ASR33 किस नेटवर्क के लिए डिजाइन हुआ था? ए ARPANET, बी IBM, सी इंटेल या डी वेस्टर्न यूनियन? ये मिनी कंप्यूटरों के लिए बहुत लोकप्रिय हुआ था। सातवां सवाल, चक पेडल का MOS 6502 प्रोसेसर कहाँ इस्तेमाल हुआ? ए IBM मेनफ्रेम, बी एप्पल II और निंटेंडो, सी क्रे 1 या डी DEC वैक्स? जवाब बी है एप्पल II और निंटेंडो। और ये बहुत खास है क्योंकि 1975 में इसे केवल $25 की बेहद कम कीमत पर पेश किया गया था। $25? हाँ, और इसी सस्ते प्रोसेसर ने गेमिंग और होम कंप्यूटिंग की नींव रख दी। क्या बात है। आठवां सवाल, 1976 में ली फेल्सेनस्टीन द्वारा डिजाइन किया गया VDM1 क्या था? ए मेमोरी चिप, बी वीडियो डिस्प्ले मॉड्यूल, सी प्रिंटर या डी OS? उत्तर है बी वीडियो डिस्प्ले मॉड्यूल। ये पर्सनल कंप्यूटर के लिए पहला मेमोरी मैप्ड अल्फान्यूमेरिक वीडियो डिस्प्ले था। अच्छा, अब वो सवाल जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। नौवां सवाल, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर का आकार क्या था? ए OVU, बी V, सी W या डी C आकार? इसका जवाब तो सबको पता ही चल गया होगा, डी C आकार। और टिप ये है कि इस C आकार ने सिग्नल्स के यात्रा समय को भौतिक रूप से कम कर दिया था। ये मुझे हमेशा हैरान करता, मतलब जैसे रेसिंग ट्रैक में अंदर की लेन लेना, दूरी कम तो गति ज्यादा। बिल्कुल, भौतिकी के नियम तो हर जगह लागू होते हैं ना। सही कहा। 10वां सवाल, क्रे 1 को ठंडा रखने की प्रणाली कौन सी थी? ए वाटर कूलिंग, बी ऑयल कूलिंग, सी फ्रियॉन कूलिंग या डी लिक्विड नाइट्रोजन? जवाब है सी फ्रियॉन कूलिंग। ये अपने समय की सबसे तेज मशीन थी और मौसम भविष्यवाणी में काम आती थी। 11वां सवाल, इंटेल 1880 प्रोसेसर
अपने 1880 मॉडल से कितना तेज था? ए 2 गुना, बी 5 गुना, सी 10 गुना या डी 20 गुना? जवाब है बी 5 गुना। और टिप ये है कि ये कुल 64 किलोबाइट डेटा को एड्रेस कर सकता था। 12वां सवाल, 1977 कॉमोडोर PET की मेमोरी यानी रैम कितनी थी? ए 4 या 8 KB, बी 64 KB, सी 1 MB या डी 512 KB? जवाब है A4 या 8 KB। टिप ये है कि ये स्कूलों में काफी लोकप्रिय था और इसमें इनबिल्ट कैसेट टेप ड्राइव था। 13वां सवाल, DEC वैक्स परिवार की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ए छोटा आकार, बी माउस, सी 4 GB से अधिक वर्चुअल मेमोरी या डी फ्लॉपी? उत्तर है सी 4 GB से अधिक वर्चुअल मेमोरी। इसे सिस्क यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कहा जाता था। 14वां सवाल, इंटेल का 32 बिट आर्किटेक्चर चिप कौन सा था? ए 8080, बी Z80, सी 8008 या डी 386 चिप? जवाब डी है 386 चिप, जिसे 8386 भी कहते हैं। टिप यह है कि इसने IBM PC के लिए ग्राफिकल ऑपरेटिंग वातावरण को व्यवहारिक बनाया। 15वां सवाल, IBM PS2 ने किन चीजों को मानक बनाया? ए CD-ROM और USB, बी 3.5 इंच फ्लॉपी और VGA, सी हार्ड ड्राइव और LAN या डी कीबोर्ड और माउस? इसका जवाब बी है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क और VGA। और PS2 के साथ ही पहली बार IBM PC में माउस का उपयोग संभव हुआ था। तो यहाँ हमारा पहला भाग पूरा हुआ। अब प्रोसेसर और लॉजिक गेट्स की दुनिया में चलते हैं। 16वां सवाल, इंटेल 80486 में कितने ट्रांजिस्टर थे? ए 10,000, बी 1 लाख, सी 1 मिलियन से अधिक या डी 1 बिलियन? जवाब सी है 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक। और टिप ये है कि इसमें ऑन चिप कैश और फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट शामिल था। 17वां सवाल, एक पेटाफ्लॉप तक पहुंचने वाला पहला सुपर कंप्यूटर? ए क्रेवन, बी रॉडरनर, सी सनवे या डी DEC अल्फा? जवाब है बी रॉडरनर। टिप ये है कि इसमें IBM पावर एक्सेल और AMD ऑप्टेरॉन प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। 18वां सवाल, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ए 4, बी 8, सी 16 या डी 32? जवाब है बी 8 बिट्स। बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है जो केवल 0 या 1 हो सकती है। 19वां सवाल, डिजिटल सर्किट में 1 यानी ट्रू को दर्शाने के लिए कितना वोल्टेज होता है? ए 0 वोल्ट, बी -5 वोल्ट, सी +5 वोल्ट या डी +12 वोल्ट? इसका उत्तर है सी +5 वोल्ट। और टिप ये है कि 0 यानी फॉल्स को 0 वोल्ट से दर्शाया जाता है। 20वां सवाल, कौन सा लॉजिक गेट तभी आउटपुट 1 देता है जब सभी इनपुट 1 हो? ए और, बी नॉट, सी XOR या डी एंड गेट? जवाब है डी एंड गेट। टिप ये है कि अगर कोई भी एक इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट 0 हो जाएगा। अगर मैं इसे पानी के पाइप के सिस्टम से जोड़ूं तो एंड गेट एक ऐसी पाइप की तरह है जिसमें 2 वाल्व लगे हैं। हाँ बिल्कुल। जब दोनों वाल्व खुले होंगे तभी पानी बाहर आएगा, है ना? एकदम सही एनालॉजी है। ये लॉजिक गेट्स बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। तो 21वां सवाल, किसी भी एक इनपुट के 1 होने पर आउटपुट 1 देने वाला गेट? ए एंड, बी और, सी नॉट या डी नॉर? इसका जवाब है बी और गेट। और टिप है कि ये केवल तब 0 देता है जब सभी इनपुट 0 हो। 22वां सवाल, इनपुट को पूरी तरह से उलट देने वाला गेट? ए नॉट, बी एंड, सी और या डी XOR? उत्तर है ए नॉट गेट। इसे इन्वर्टर भी कहते हैं। ये 1 को 0 और 0 को 1 कर देता है। मुझे तो हैरानी होती है कि कैसे केवल +5 वोल्ट और ये कुछ बुनियादी गेट्स मिलकर जटिल से जटिल गणनाएं कर लेते हैं। हाँ ना, यही तो डिजिटल दुनिया का जादू है। बिल्कुल। 23वां सवाल, 2 बिट रिपल कैरी एडर बनाने के लिए कितने फुल एडर की जरूरत होती है? A1, B2, C4 या D8? जवाब है बी 2 फुल एडर। टिप ये है कि 16 बिट एडर बनाने के लिए सैकड़ों गेट्स चाहिए होते हैं। 24वां सवाल, डेटा और प्रोग्राम को एक ही मेमोरी में स्टोर करने का विचार किसका था? ए हार्वर्ड, बी ट्यूरिंग, सी वॉन न्यूमन या डी पास्कल?
इसका उत्तर है सी, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। और जॉन वॉन न्यूमन ने ही आधुनिक कंप्यूटरों का आधार तय किया था। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। वाकई। 25वां सवाल, लाइट पेन किस प्रकार का डिवाइस है? ए आउटपुट, बी इनपुट यानी लाइट डिटेक्टर, सी प्रोसेसर या डी स्टोरेज? जवाब है बी, इनपुट डिवाइस। टिप ये है कि ये पेंसिल के आकार का होता है और CRT स्क्रीन से सीधे प्रकाश परिवर्तन का पता लगाता है। 26वां सवाल, अतीत में कंप्यूटर की कोर मेमोरी की सामग्री क्या होती थी? ए प्लास्टिक, बी सिलिकॉन, सी मैग्नेटिक यानी चुंबकीय या डी कॉपर? इसका उत्तर सी, मैग्नेटिक सामग्री है। टिप है कि ये बाइनरी मोड में काम करती थी और छल्ले चुंबकित होते थे। 27वां सवाल, MOS स्टोरेज का फुल फॉर्म क्या है? ए मेन ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, बी मेमोरी ऑफ सिस्टम, सी मैग्नेटिक ऑप्टिकल या डी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर? जवाब है डी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और ये आमतौर पर आधुनिक चिप स्टोरेज में इस्तेमाल होता है। मतलब हमने विशाल कमरों से निकलकर तकनीक को अपनी जेबों तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, और ये कोर मेमोरी से लेकर MOS तक के सफर का ही नतीजा है। 28वां सवाल, मैग्नेटिक बबल्स किस क्रिस्टल की पतली फिल्म में बनाए जाते हैं? ए हीरा, बी गार्नेट क्रिस्टल, सी क्वार्ट्ज या डी रूबी? इसका उत्तर बी, गार्नेट क्रिस्टल है। सिगरेट पैकेट के आधे आकार का बबल पैकेज उस समय 2,80,000 बिट स्टोर कर सकता था। 29वां सवाल, निरंतर एनालॉग सिग्नल को छोटे असतत सिग्नल में कौन बदलता है? ए ALU, बी AD कन्वर्टर, सी एम्पलीफायर या डी DA कन्वर्टर? जवाब है बी, AD यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। टिप ये है कि मेडिकल डिवाइस में साउंड सिग्नल को डिजिटाइज करने के लिए इसका उपयोग होता है। 30वां सवाल, FDA के अनुसार कंप्यूटरीकृत जानकारी का बैकअप कहाँ रखना चाहिए? ए अलग भौगोलिक स्थान पर, बी उसी कंप्यूटर में, सी उसी कमरे में या डी फ्लॉपी डिस्क में? जवाब है ए, एक अलग भौगोलिक स्थान पर। आपदा की स्थिति में मास्टर डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ये अनिवार्य है। अब तीसरे भाग पर आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर और सिस्टम मैनेजमेंट। 31वां सवाल, स्टैक किस सिद्धांत पर काम करता है? ए फीफो, बी लीफो, सी रैंडम एक्सेस या डी बाइनरी सर्च? इसका जवाब बी, लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। टिप ये है कि जो डेटा सबसे अंत में डाला गया वो सबसे पहले निकाला जाएगा। अरे ये तो बिल्कुल किसी शादी के बफे में रखी प्लेटों के ढेर जैसा है। जो प्लेट सबसे ऊपर रखी जाती है, लोग सबसे पहले वही उठाते हैं। हाँ, एकदम परफेक्ट उदाहरण दिया आपने। 32वां सवाल, कतार या क्यू किस सिद्धांत पर काम करता है? ए लीफो, बी लीलो, सी फीलो या डी फीफो? इसका उत्तर डी, फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये वास्तविक कतार की तरह काम करता है। जो पहले आता है वह पहले बाहर निकलता है। 33वां सवाल, स्टैक में नया डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए पॉप, बी एनक्यू, सी पुश या डी इंसर्ट? जवाब सी है, पुश। टिप ये है कि यह टॉप पॉइंटर को बढ़ा देता है। 34वां सवाल, स्टैक से सबसे ऊपरी डेटा निकालने की प्रक्रिया? ए पुल, बी पॉप, सी डिलीट या डी रिमूव? उत्तर है बी, पॉप। टिप है कि पॉप करते समय यदि स्टैक खाली है तो उसे अंडरफ्लो कहा जाता है। 35वां सवाल, रिकर्शन के दौरान वापसी पते संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग होता है? ए क्यू, बी एरे, सी लिंक्ड लिस्ट या डी स्टैक? जवाब डी स्टैक है। अपने लीफो गुण के कारण ही यह फंक्शन कॉल को याद रखता है। 36वां सवाल, प्रायोरिटी कतार लागू करने के लिए न्यूनतम कितनी कतारें चाहिए? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4? इसका जवाब बी 2 है। टिप ये है कि एक कतार प्राथमिकता को सॉर्ट करने के लिए होती है और दूसरी डेटा के वास्तविक भंडारण के लिए। 37वां सवाल, ग्राफ में डेटा कहाँ स्टोर होता है? ए एज, बी नोड्स, सी रूट या डी पॉइंटर? जवाब बी, नोड्स या वर्टिकल है। और टिप ये है कि इन नोड्स को जोड़ने वाली रेखाओं को एज कहा जाता है। 38वां सवाल, मिनिमम स्पैनिंग ट्री यानी MST का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए डेटा डिलीट करना, बी नोड्स के बीच कुल एज वेट को कम करना, सी ग्राफ को बाइनरी बनाना या डी स्टैक बनाना? इसका उत्तर बी है, नोड्स के बीच कुल एज वेट को कम करना।
टिप है कि ट्री में ग्राफ के सभी नोड्स केवल एक बार आते हैं। 39वां सवाल, C++ में फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट के लिए हेडर फाइल A math.h, B conio.h, C string.h या D iostream.h। जवाब है D iostream.h। टिप ये है कि ये बेसिक iostream क्लास टेम्पलेट को शामिल करता है। 40वां सवाल, MS-DOS में कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए कौन सी फाइल थी? A conio.h, B studio.h, C stdilab.h या D iostream.h। उत्तर A है conio.h। getch फंक्शन इसी हेडर का हिस्सा है। 41वां सवाल, बिना बॉडी के फंक्शन की घोषणा को क्या कहते हैं? A फंक्शन कॉल, B फंक्शन प्रोटोटाइप, C फंक्शन ओवरलोडिंग या D मेन फंक्शन। इसका जवाब B फंक्शन प्रोटोटाइप है। ये फंक्शन के रिटर्न प्रकार, नाम और तर्कों के प्रकार को निर्दिष्ट करता है। 42वां सवाल, विभिन्न डेटा प्रकारों को एक ही नाम के तहत एकत्रित करना क्या कहलाता है? A अरे, B स्ट्रक्चर, C पॉइंटर या D फंक्शन। जवाब B स्ट्रक्चर है। टिप ये है कि जैसे एक पर्सन स्ट्रक्चर में नाम और उम्र दोनों को हम एक साथ रख सकते हैं। 43वां सवाल, मेनू संचालित प्रोग्राम में कंट्रोल फ्लो बदलने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? A फॉर लूप, B व्हाइल लूप, C स्विच स्टेटमेंट या D ब्रेक। उत्तर है C स्विच स्टेटमेंट। टिप है कि ये एक मल्टीवे ब्रांच मैकेनिज्म है। 44वां सवाल, OS में FCFS शेड्यूलिंग का फुल फॉर्म। A फर्स्ट कोड फर्स्ट सिस्टम, B फास्ट CPU फास्ट स्टोरेज, C फाइल कंट्रोल फाइल सिस्टम या D फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जवाब D है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। टिप है कि यह CPU शेड्यूलिंग की सबसे सरल तकनीक है। 45वां सवाल, वर्चुअल मेमोरी को लागू करने की सबसे अधिक उपयोग होने वाली तकनीक। A डिमांड पेजिंग, B स्वैपिंग, C स्पूलिंग या D पार्टीशनिंग। इसका उत्तर है डिमांड पेजिंग है और ये तकनीक बड़े प्रोग्राम्स के निष्पादन का समर्थन करती है। ये तो किसी जादू जैसा लगता है कि सिस्टम अपने पास मौजूद असल रैम से कई बड़े प्रोग्राम्स को आराम से चला लेता है। हाँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक बहुत बड़ी जादूगरी है। वो सिर्फ उसी हिस्से को रैम में लाता है जिसकी तुरंत जरूरत होती है। अमेजिंग। 46वां सवाल, डेडलॉक की समस्या किस सिस्टम से संबंधित है? A कंपाइलर, B ऑपरेटिंग सिस्टम, C हार्डवेयर या D नेटवर्किंग। इसका जवाब B ऑपरेटिंग सिस्टम है। टिप ये है कि ये तब होता है जब दो या अधिक प्रक्रिया एक दूसरे के संसाधन छोड़ने का इंतजार करती रह जाती हैं। मतलब ये तो शहर के उस चौराहे के ट्रैफिक जाम जैसा हो गया जहां चारों तरफ से गाड़ियां फंसी हैं और कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं होता। बिल्कुल, और पूरा सिस्टम वहीं रुक जाता है। 47वां सवाल, इंटरनेट के माध्यम से सॉफ्टवेयर को सेवा के रूप में प्रदान करने वाला क्लाउड मॉडल। A IaaS, B PaaS, C SaaS या D BaaS। जवाब C है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। टिप ये है कि गूगल वर्कस्पेस और माइक्रोसॉफ्ट 365 इसके प्रमुख उदाहरण हैं। 48वां सवाल, डेटाबेस की अखंडता, बैकअप और रिकवरी का प्रबंधन क्या कहलाता है? A हार्डवेयर, B डेटा मैनेजमेंट, C कैपेसिटी या D नेटवर्क। इसका उत्तर B डेटा मैनेजमेंट है। इसमें डेटा डिक्शनरी और डेटा माइनिंग टूल्स भी शामिल होते हैं। 49वां सवाल, शुरुआती कंप्यूटरों में प्रोग्राम और डेटा को अलग-अलग स्टोर करने वाला डिजाइन। A वॉन न्यूमैन, B हार्वर्ड आर्किटेक्चर, C ट्यूरिंग मशीन या D रिस्क। जवाब B हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। टिप ये है कि बाद में वॉन न्यूमैन ने दोनों को एक ही मेमोरी में रखने का प्रस्ताव दिया था। और अब इस सफर का आखिरी 50वां सवाल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य घटक क्या हैं? A मॉनिटर और कीबोर्ड, B ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स, C हार्ड डिस्क और रैम या D प्रिंटर। इसका सही उत्तर B है ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। और टिप ये है कि CPU में ही सारी गणनाएं होती हैं। कमाल है। बधाइयों, हमने सफलतापूर्वक 50 प्रश्नों का ये सफर
पूरा कर लिया। सच में ये बहुत ही शानदार सफर रहा। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे कंप्यूटर हार्वर्ड आर्किटेक्चर से वॉन न्यूमन की तरफ बढ़े। और यहाँ ना एक विचारोत्तेजक सवाल उठता है। अच्छा, वो क्या? सुनने वालों के लिए ये सोचना दिलचस्प होगा कि क्या भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर इन दशकों पुराने बुनियादी सिद्धांतों जैसे बाइनरी 0 और 1 को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, या क्या वॉन न्यूमन का ये आर्किटेक्चर तब भी जीवित रहेगा? वाकई ये सोचने वाली बात है। नवाचार का ये सफर तो कभी खत्म नहीं होता। खैर, हमेशा की तरह इस सफर में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और मिलते हैं अगली गहन चर्चा में।